नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्रयास मंत्रा और मैं आपका दोस्त नरेश रावत अपने इस चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगामी स्टेट से संबंधित हिंदी साहित्य की जो सीरीज़ हम लोगों ने आपके लिए चला रखी है, उसकी जो चैप्टर नंबर 2 काव्यशास्त्र और उसकी आलोचना से संबंधित आज एक नई वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। दोस्तों, एक अध्यापक जो आपके लिए मेहनत कर रहा है उसको थोड़ा सा सपोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो थोड़ी एनर्जी जो है एक टीचर को मिल जाएगी। लेकिन हमारा जो मुख्य ध्येय, हमारा जो टारगेट है, वो स्टेट में जो भी स्टूडेंट, जो भी बंधु हमारा चैनल से पढ़ रहे हैं, उनका स्टेट क्वालिफाई हो जाए। बस इसी कामना के साथ आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भवभूति ने रसराज की उपमा किसे दी है? तो ये भवभूति साहब ने रसराज कहा है करुण रस को, जबकि इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के कहें कि अधिकतर जो भी विद्वान है उन्होंने किस रस को जो है वो रसराज कहा है, तो जवाब होगा श्रृंगार को। लेकिन भवभूति ने किस रस को जो है रसराज कहा है, तो जवाब होगा आपका करुण रस को, यानी कि ग पार्ट इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? तो इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद हमें समझ में आया कि भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद जो है वो प्रतिपादित सिद्धांत था उनका, तो इसका उत्तर होगा सही ग, जो ख भाग है वो सही उत्तर है। लेकिन भट्ट नायक का भुक्तिवाद, शंकुक का अनुमतिवाद और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद जो हैं, इन मतों को आप जरूर याद रखें। 4 मत हैं, उन चारों मतों में से एक ना एक मत आपसे प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। तो चलिए अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो आचार्य भरत मुनि ने जो रस सिद्धांत किया था वो है रस सिद्धांत। रस सिद्धांत के भी आगे साधारणीकरण ये तय। तो आचार्य जो भरत मुनि हैं उनका जो सिद्धांत है वो है रस सिद्धांत, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर क में दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो विभत्स जो रस है वो भयंकर विभत्स होता है, डरावना। तो इसका जो सही अर्थ होगा वो होगा जुगुप्सा, ये जो कि हमारे ख भाग में दे रखा है। तो विभत्स रस का जो स्थायी भाव है वो है जुगुप्सा, तो ख उत्तर जो है वो सही होगा। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न आपका, भारतीय वृत्ति किससे संबंधित है? तो जो भारतीय वृत्ति है वो अद्भुत रस से संबंधित है। तो उत्तर जो है वो ग भाग में दिया गया है, वो है अद्भुत रस, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला जो प्रश्न है वो है, रस सिद्धांत में तन्मयतावाद किसने प्रतिपादित किया था? तो अब ये बता दें कि रस सिद्धांत आपने अभी पढ़ा तो वो भरत मुनि का था, लेकिन इसने कहा है इसमें तन्मयतावाद किसने प्रतिपादित किया था? तो तन्मयता जो मत है उसे अभिनव भारत ने जो है वो प्रतिपादित किया था। अभिनव भारत जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि हमारे ग भाग में दिया हुआ है। तो अतः इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ग अभिनव भारत ने होगा। अगला प्रश्न है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र स निष्पत्ति, इसको कहा है सर रस निष्पत्ति है ये, तो सिद्धांत किसने दिया था?
तो ये उक्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो ये उक्ति है भरत मुनि के द्वारा कही गई। हमारा भरत मुनि जो है वो हमारे ऑप्शन नंबर 1 में दिए गए हैं। इन्होंने कहा है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और इन सब के संयोग से ही रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। यह सिद्धांत भरत मुनि ने दिया था। अगला जो प्रश्न है वो है 8वां, भरत मुनि ने 5वां वेद किसे माना है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। ये जो प्रश्न है ये आपका जो है वो ओके, हाँ जी, इस प्रश्न को हम वीआईपी की संज्ञा में देंगे, वीआईपी, ठीक है। क्योंकि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को, जो हमारा नाटक है यानी जो दृश्य विधा है, दृश्य और श्रव्य विधा, जिसे हम रंगमंच पर जो है वो रेखांक कर सकते हैं, उसको मंचन कर सकते हैं, उसको कहते हैं नाट्य शास्त्र। तो भरत मुनि ने 5वां वेद किसे कहा है, नाट्य शास्त्र को, जो कि हमारे ग ऑप्शन में दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आचार्य विश्वनाथ की या आचार्य विश्वनाथ की कौन सी रचना है। इनमें से जो नीचे आपको ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से कौन सी जो रचना है वो आचार्य विश्वनाथ की, ये प्रश्न में पूछना चाहता है। आगे देखिए, इसकी रचना का नाम है साहित्य दर्पण, जो कि हमारे ख भाग में दिया गया है। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ जी की रचना थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ख। नेक्स्ट है रस गंगाधर किसकी रचना है। तो रस गंगाधर जो है वो पंडित जगन्नाथ रत्नाकर जी की रचना है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर घ में दिया गया है। क्योंकि केशव तो होगा ही नहीं, केशव तो आपके रीतिकाल के हैं। भट्ट लोलट ने उसे भुक्तिवाद कहा है और चिंतामणि जो है आधुनिक काल के हैं। तो ये जो रस गंगाधर जो लिखी है वो पंडित जगन्नाथ रत्नाकर की लिखी हुई रचना है। तो घ उत्तर जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कवि प्रगतिवादी है। तो ध्यान दीजिएगा, 1918 से लेकर 1936 का जो मत चला वो छायावाद था, और 1936 से लेकर के जो 43 तक का चला वो था प्रगतिवाद। और इसमें अब यहाँ के तो थे निराला, लेकिन ये वेस्टर्न यानी जो विदेशी कवि थे उनमें थे इलियट, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है। ये इलियट का मत था प्रगतिवाद। अगला प्रश्न है अनुकरण का सिद्धांत के प्रणेता कौन थे। तो अनुकरण का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, ये प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो इसके प्रणेता थे अरस्तु। चाहे अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत हो या विरेचन सिद्धांत, दोनों सिद्धांतों के प्रणेता जो थे या प्रस्तुतकर्ता जो थे वो थे अरस्तु, जिसको हम अरिस्टोटल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ग जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उदात्त तत्व का सिद्धांत किसने दिया था। तो उदात्त तत्व जो है वो लोजाइंस, जो कि एक वेस्टर्न ही विद्वान हैं, उनको नाम है लोजाइंस। क्योंकि क्रोचे ने तो ये नहीं दिया था, 2 बार हमने क्रोचे लिखा है ये कंफ्यूज करने के लिए। वर्ड्सवर्थ जो है प्रकृतिवादी कवि हैं, तो ये उदात्त तत्व जो है वो लोजाइंस का लिखा हुआ है। तो इस सिद्धांत के जो प्रस्तुत करता हैं वो है लोजाइंस। आगे भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। तो भरत मुनि के अनुसार जो रस हैं वो वैसे 9 माने गए हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ 8 रसों को ही माना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ख 8। अगला जो प्रश्न है वो है भरत मुनि के अनुसार काव्य दोष कितने प्रकार के हैं, यानी कविता में कितने प्रकार के दोष पाए जाते हैं। ये भरत मुनि ने बताया कि कितने प्रकार के दोष हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 10 टाइप, यानी ये जो 10 प्रकार हैं ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। तो भरत मुनि ने कहा है कि काव्य लेखन में जो 10 कमियां हैं, 10 खामियां वो पाई जाती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क 10।
अगला जो प्रश्न है वो है, विद्वानों ने 10वां रस किसे माना है? बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीआईपी इसको बता दिया है। तो जो विद्वानों ने 10वां जो रस है वो किसे माना गया है? सबसे ज़्यादा रस शांत रस को। तो ये उत्तर हो गया इसका सही, शांत रस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं है? ऐसा जो प्रश्न है वो कंफ्यूज क्रिएट करेगा, क्योंकि ये 6 का अनुप्रास, वृत्तानुप्रास और ये सारे उसके अंदर लिखे, लेकिन ये 6 का अनुप्रास है और के अनुप्रास के 10 प्रकार हैं। वृत्तानुप्रास है और ये श्रव्यानुप्रास है, अंतानुप्रास है, लेकिन वृत्तानुप्रास नहीं है। तो ये प्रश्न जो है, ये देखिए यहाँ नहीं पूछा है, तो ये वृत्तानुप्रास जो है इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार के लगभग 10 उपभेद भी माने गए हैं। तो उत्तर होगा क, वृत्तानुप्रास। इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है 18वां प्रश्न में, अमानवीय तत्वों में मानवीय गुणों के दर्शन अथवा आरोपण को कौन सा अलंकार कहते हैं? यानी ये कहना चाहता है अमानवीय यानी प्रकृति की जड़ चीज़ों पर जब मानवीय गुणों को दर्शाया जाए या उनका आरोप किया जाए तो कौन सा अलंकार कहता है? उसे कहेंगे मानवीकरण अलंकार, जो कि हमारे ख भाग में दिया गया है। मानवीकरण, जैसे वह संध्या परिसी आसमान से उतर रही थी धीरे 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 धीरे। अगला प्रश्न है, अलंकारों की संख्या कितनी मानी जाती है? क्योंकि अलंकार मूलतः जो हैं वो उनके बहुत सारे प्रकार हैं, तो विद्वानों ने उससे 38 प्रकार के जो अलंकार हैं वही माना है। बाकी जो हम अपने पाठ्यक्रम में जो पढ़ाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 11 प्रकार के या 12 प्रकार तक ही जो हैं वो कराए जाते हैं, लेकिन अलंकारों की जो संख्या है वो 38 बताई गई है, 38। अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है, आचार्य रुद्रट के अनुसार अलंकार कितने हैं? तो देखिए विद्वान है जो कि एक यूनिवर्सल यानी सबकी एक मत राय थी, तो 38 प्रकार बताए, लेकिन जो रुद्रट है उन्होंने अलंकारों के 73 जो प्रकार हैं वो बताए हैं। तो ये क्वेश्चन जो भी ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आचार्य रुद्रट के अनुसार जो अलंकार हैं वो कितने हैं? 73। अब ये प्रश्न बनता है कि आचार्य रुद्रट हिंदी के आचार्य हैं या संस्कृत के? तो स्वाभाविक है संस्कृत आचार्य थे, तो उनका मत भी जो है वो काफ़ी प्रचलित हो गया है। तो उत्तर ग इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, वक्ता की बात का श्रोता द्वारा भिन्न अर्थ निकाला जाए तो कौन सा अलंकार होता है? देखिए वक्ता कुछ और कहना चाहता है और श्रोता उसकी बात को कुछ और समझ रहा है, इसका मतलब है कि दोनों के अंदर जो है वो वक्रोक्ति दोष हो गया, कहा कुछ और उसे समझा कुछ, तो अलंकार होगा वक्रोक्ति, जो कि क भाग में दिया गया है। तो क उत्तर जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला और आखिरी प्रश्न है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो पूछना चाहता है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है? तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल में पुनरुक्ति प्रकाश, जो कि ग पाठ में दिया गया है, ये अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द जो है वो रिपीट कर रहा है। मधुर और मधुर इसको पुनरुक्ति कहते हैं, रिपीटेशन। तो ये जो पंक्ति है ये महादेवी वर्मा की बहुचर्चित कविता मधुर मधुर मेरे दीपक जल से ली गई है। ये गत वर्षों में हिंदी
कोर्स बी में सीबीएसई बोर्ड में लगा हुआ था। वर्तमान में ये जो है डिडक्ट पार्ट में आ गया है। तो ये थे हमारे वो 22 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि काव्यशास्त्र और उसकी आलोचना, काव्यशास्त्र और आलोचना पाठ से लिए थे। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको काफ़ी सहयोग करेंगे। और एक विनती इसके साथ साथ कर दूं, जिस भी स्टूडेंट को, जिस भी बंधु को हमारे नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से ज़रूर आप जुड़िए, जिसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप उसको जैसे ज्वाइन करेंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी जो भी वीडियोज़ आपको मिली हैं उन सब के जो नोट्स हैं वहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। और वीडियो को पूरा देखिए ताकि सारे जो हैं प्रश्न आपकी समझ में आए और उसको आसानी से आप रिवीजन भी कर पाएँ। और जो भी मित्र, जो भी स्टूडेंट आज हमें पहली बार देख रहे हैं, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा जो प्रयास मंत्रा परिवार है वो और आगे बढ़े। और हम आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, जिसमें और कुछ नए प्रश्न आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।